देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे आज उससे आगे देखेंगे। और क्वेश्चन रीड करने के लिए एक बुक हमको दे दीजिए, ठीक है। द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, W.B. येट्स द्वारा जो है ये लिखा गया है कविता। और इस कविता का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले जो है वो हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इज देयर एनी शिफ्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन द 3 स्टेंजास। क्या किसी जो 3 स्टेंजास दिए गए हैं, इज देयर एनी शिफ्ट इन द सब्जेक्ट, क्या विषय में कोई शिफ्ट है या कोई विषय मामला है इन द 3 स्टेंजास, प्रथम 3 स्टेंजास में। जो प्रथम 3 स्टेंजा दिया गया है, जो प्रथम 3 पद दिया गया है, क्या उसमें कोई विषय मामले के रूप में है। डिस्क्राइब द शिफ्ट, अगर है तो उस शिफ्ट को डिस्क्राइब कीजिए। कमेंटिंग ऑन द इफेक्ट दिस शिफ्ट मेक्स, और उस पर टिप्पणी कीजिए जो ये शिफ्ट बनाया गया है। यानी कि 3 स्टेंजास में अगर कोई शिफ्ट दिया गया है, अगर कोई बिंदु दिया गया है, तो उसको आप एक्सप्लेन कीजिए और उसके विषय में टिप्पणी कीजिए। इसका जवाब होगा, देखते हैं। इसका जवाब होगा कि ऑफ कोर्स देयर इज शिफ्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन द 3 स्टेंजास। यानी कि 3 स्टेंजास में जो है वो सब्जेक्ट मैटर दिया गया है, अर्थात इस कविता के प्रथम 3 स्टेंजास में विषय का जो है वो कुछ न कुछ बिंदु दिया गया है, यानी सब्जेक्ट मैटर जो है वो दिया गया है। क्या है? तो देयर आर द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, और ये जो 3 चीज़ें दी गई है वो जीवन के 3 पड़ाव हैं। और वो जीवन के 3 पड़ाव कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है यंग एज। सबसे पहला है यंग एज, यानी कि शैशवा अवस्था, जिसमें बच्चा क्या रहता है? छोटा रहता है। नेक्स्ट होता है यूथ एज, यानी युवा अवस्था, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता है और युवा अवस्था तक जाता है। ओल्ड एज, और तीसरा है ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे की अवस्था। इन 3 अवस्थाओं के बारे में प्रथम 3 पदों में दिया गया है, और यही शिफ्ट जो है इस प्रथम 3 पद में दिखाई देते हैं। इट अपीयर्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, और यह डिस्क्रिप्शन से ही दिखाई देता है, यह व्याख्यात्मक बिंदु से ही दिखाई देता है। द पोएट W.B. येट्स हैज, द पोएट W.B. येट्स हैज एक्सप्रेस्ड हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस 3 स्टेजेस, यानी कि जो W.B. येट्स कवि हैं वो अपने अनुभवों को, जो इन 3 पड़ावों से होकर के गुजरे हैं, इन 3 अनुभवों को बताते हैं। यानी कि जीवन के इन 3 पड़ाव के अनुभवों को वो बताते हैं इस अपनी कविता के माध्यम से। ही हैज़ लव्ड ब्यूटी एंड पॉलिटिक्स, वह सुंदरता से और राजनीति से प्रेम किया करते थे, अर्थात वह बात किया करते थे लव और पॉलिटिक्स की। वेरी मच, बहुत ज़्यादा। व्हेन ही वॉज यंग, जब वह युवा थे, जब वह युवा थे तो ही लव्ड ब्यूटी, वह बहुत ज़्यादा सुंदरता से प्रेम किया करते थे। एंड पॉलिटिक्स, और राजनीति से प्रेम किया करते थे, अर्थात राजनीति के बारे में बात किया करते थे। वेरी मच, बहुत ज़्यादा। व्हेन ही वॉज यंग, और जब वह युवा थे, वुमेन लाइक्ड हिम, तो महिलाएं उन्हें क्या करती थी? पसंद करती थी। जब वह युवा थे तो वुमेन लाइक्ड हिम, तो महिलाएं उन्हें पसंद करती थी। व्हेन ही अटेन्ड यूथ मैच्योरिटी, ही कंसंट्रेटेड हिज एक्टिविटीज टू सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स, और जब वह युवा हुए, जब वह यूथ अवस्था में आए, जब वह मैच्योरिटी को प्राप्त किए, तो ही कंसंट्रेट हिज एक्टिविटीज़, तो उन्होंने अपनी गतिविधियों को कंसंट्रेट कर दिया, अर्थात उनको केंद्रित कर दिया टू सम इम्पॉर्टेंट वर्क, किसी महत्वपूर्ण कार्य में। जब वह युवा हुए तो वो अपने आप को किसी महत्वपूर्ण कार्य में अपने ध्यान को केंद्रित कर दिए, अपने आप को केंद्रित कर दिए। नाउ व्हेन ही हैज़ बिकम ओल्ड, लेकिन अब वह बूढ़े हो चुके हैं। ही इज़ निगलेक्टेड बाई ऑल, और अब वह सभी के द्वारा निगलेक्टेड किए जाते हैं, अर्थात अब वह सभी के द्वारा इनकार किए जाते हैं, उन्हें अनदेखा किया जाता है सभी के द्वारा। एक्चुअली, असल में टाइम हैज़ ट्रांसफिगर्ड हिम, क्योंकि समय ने उन्हें क्या कर दिया है? बदल दिया है। तो प्रथम 3 पदों में जीवन के 3 पड़ावों का पता चलता है। सबसे पहला क्या हो गया? तो यंग एज, दूसरा क्या हो गया? यूथ एज, तीसरा क्या हो गया? ओल्ड एज। और इन तीनों पड़ावों से गुजरने के बाद कवि जो है वो अपने अनुभवों को इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि जब मैं युवा था तो लव और पॉलिटिक्स की बातें किया करता था, प्रेम की बातें किया करता था, सुंदरता से मुझे प्रेम था, और मैं राजनीति की बातें किया करता था, लेकिन अब तो मैं अकेला हूँ, क्योंकि समय ने मुझे क्या कर दिया? बदल दिया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समरी है, और समरी हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ लिया ना कि नहीं पढ़े? तो इसको बाद में बता देंगे, जब ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होगा तो समरी बता देंगे, ठीक है? सारांश है वो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज द टाइटल ऑफ द पोएम रिलेटेड टू द पोएम?
हाउ इज द टाइटल ऑफ द पोएम, कैसे इस कविता का शीर्षक रिलेटेड टू द पोएम, कविता से संबंधित है। इस कविता का जो शीर्षक है वो कैसे इस कविता से संबंधित है, एक्सप्लेन, व्याख्या करें। तो इसका जवाब होगा कि द पोएम नैरेट्स द लाइफ ऑफ एन ओल्ड पेंशनर। जो कविता है वो नैरेट्स करती है, वो अनुवाद करती है, व्याख्या करती है द लाइफ ऑफ एन ओल्ड पेंशनर, एक बूढ़े व्यक्ति के स्थिति की, एक बूढ़े व्यक्ति के स्थिति की, परिस्थिति की यह कविता क्या करती है, व्याख्या करती है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो बाय हिम, और इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, यह दुखों को व्यक्त करती है बाय हिम, उसके द्वारा, यानी बूढ़े व्यक्ति के द्वारा, बूढ़े व्यक्ति के द्वारा जो उसे दुख है, जो महसूस हो रहा है दुख, उस दुख को जो है यह कविता व्यक्त करती है कि युवा अवस्था में मैं कितना अच्छा था, महिलाएं मुझे देखा करती थी, पर इस बूढ़े अवस्था में मुझे कोई देखता भी नहीं है, ना मुझसे कोई बात करता है। जब मैं युवा था तो मित्र मंडली मेरे साथ साथ चलती थी, हम लोग कितने जो है वो गप्पे लड़ाया करते थे, लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं है। तो ये भावना क्या है, ये भावना एक तरीके से दुख को ही तो व्यक्त कर रही है ना। तो इस दुख की भावना को व्यक्त करने के लिए कवि ने जो है इस कविता का जो है वो उद्धरण किया है, और इस कविता के माध्यम से अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं। तो वही लिखा गया है कि इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, यह जो है वह दुख को व्यक्त करने वाली कविता है, और यह दुख को व्यक्त भी करती है बाय हिम, उनके द्वारा। ही रिमेंबर्स दोज डेज, वह उन दिनों को याद करते हैं, व्हेन ही वाज यंग, जब वह युवा थे, जब कवि युवा थे, W.B. Yeats जब युवा थे तो वो उन दिनों को याद करते हैं, एंड एनर्जेटिक, और जब अत्यधिक ऊर्जावान थे तो वह उन दिनों को याद करते हैं। अर्थात व्यक्ति कब अत्यधिक ऊर्जावान होता है, जब वह युवा होता है। तो जब वह युवा थे तो वह उन दिनों को याद करते हैं। ही हैड लव्ड ब्यूटी एंड पॉलिटिक्स, वह सुंदरता से और राजनीति से प्रेम किया करते थे, अर्थात राजनीति की बातें किया करते थे। ही वॉज लाइक बाई ऑल, और वो सभी के द्वारा पसंद किया जाता था, मतलब वो सभी के द्वारा पसंद किए जाते थे। ही हैज़ लाइक बाई ऑल, वे सभी के द्वारा पसंद किए जाते थे। नाउ ही हैज़ बिकम ओल्ड एंड निगलेक्टेड, अब तो वह बूढ़े हो चुके हैं, एंड निगलेक्टेड, और उन्हें अब अनदेखा किया जा रहा है। बीइंग डिसयूज्ड, और इस तरह से अनदेखा करने के बाद, इस तरीके से दरकिनार करने के बाद, ही हेट्स टाइम, वह समय से नफरत करते हैं, विच हैज ट्रांसफिगर्ड हिम, जिसने उन्हें बदल दिया है। वह अपने इस परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन का श्रेय, वह अपने इस व्यवहारिक परिवर्तन, जो दोस्तों का परिवर्तन हो गया है, जो दोस्त अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लोग इनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो भी एक समय के बाद बूढ़े हो गए, वे लोग भी जो है वो अब कम एनर्जाइज हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, तो साथ में कैसे बैठेंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो समय को जो है वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं, बिकॉज, क्योंकि विच हैज ट्रांसफिगर्ड हिम, क्योंकि समय ही है जिसने उन्हें क्या कर दिया, बदल दिया। समय ही है जिसने उन्हें बदल दिया है, और यही कारण है कि उनके दोस्त उनके पास नहीं है, यही कारण है कि अब वह लव और पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर पाते हैं, यही कारण है कि कोई महिला उन्हें अब देखती नहीं। नेक्स्ट, द पोएम रिप्रेजेंट्स, इसी में है नेक्स्ट पैराग्राफ, द पोएम रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ लाइफ। यह कविता जो है, यह कविता द पोएम रिप्रेजेंट या प्रेजेंट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता को दिखाती है। यह कविता किसे दिखाती है, जीवन की वास्तविकता को दिखाती है कि जीवन में किस प्रकार से मनुष्य का जो शरीर है वह समय के साथ बदलता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है जब युवा अवस्था में सभी युवा शरीर को चाहते हैं, सभी युवा शरीर को पाने की चाहत रखते हैं और आकर्षित होते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि बुढ़ापे में जब शरीर पर झुर्रियाँ लग जाती हैं, तो जब झुर्रियाँ लग जाती हैं तो उस शरीर को कोई पूछता नहीं। और वैसे आजकल की, अगर इस पोएम से थोड़ा सा साइड होकर के बताएं इसी के भाव में, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आजकल के जो बच्चे होते हैं या आजकल का जो यूथ है, वो आजकल का यूथ किसको प्रियोरिटी देता है, किसको प्रधानता देता है, ब्यूटी ऑफ स्किन। अगर जो गोरा व्यक्ति है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है, जो सांवला व्यक्ति है उसका वैल्यू कम है। ऐसा होना चाहिए। सुंदरता कहाँ होती है, हृदय में। गोरा व्यक्ति होता है जो नाच नचा देता है, समझ में आया। और हम देखे हैं गोरा व्यक्ति, अगर गोरा व्यक्ति हो, गोरा लाइफ पार्टनर हो, या बहुत ज़्यादा अगर ब्यूटी हो तो वो बहुत नाच नचा देता है। अगर उसके हृदय में देखी जाए तो सुंदरता जो है बहुत ही कम होती है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्किन डल हो, जिसका स्किन काला हो, वो अच्छे हृदय वाला होता है। उसके हृदय में विनम्रता, ईमानदारी, वफादारी सब चीज़ें होती हैं। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए एक शायर ने भी कहा कि आज यौवन है, आज यौवन है, आज यौवन है, यौवन रूप है तो हजारों आशिक मिलेंगे। आज यौवन है, यौवन रूप है तो हजारों आशिक मिलेंगे। एक ऐसा हम सफ़र तलाश कर जो झुर्रियाँ आने तक मोहब्बत करे। समझ में आया। खाली तो पिटो क्या समझते नहीं हो तुम। ये लाइन में बहुत गहरा चीज़ छुपा हुआ है।
समय की पूरी परिभाषा छुपी हुई है कि अभी यौवन है, यौवन रूप है, तो हजारों आशिक मिलेंगे, एक दो नहीं, हजारों आशिक मिलेंगे। एक ऐसा हम सफ़र तलाश कर जो झुर्रियाँ आने तक मोहब्बत करे, अर्थात हम सफ़र ऐसा होना चाहिए जो हृदय से सुंदर होना चाहिए, इस स्किन को देख करके मोहब्बत नहीं करे, प्रेम नहीं करे। वही भाव यहाँ पर भी बताया गया है कि अगर असल में कहा जाए तो यह कविता प्रस्तुत करती है जीवन की वास्तविकता को। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ एन ओल्ड पेंशनर, और यह कविता जो है वह ओल्ड पेंशनर के जीवन का डिस्क्रिप्शन है, यानी कि क्या है, पूरा भाव है, उनके पूरे जीवन का जो उदाहरण है वो यह कविता प्रदर्शित करती है। हु इज लेमेंटेनिंग ऑफ हिज माइजरेबल लाइफ, जो अब विलाप कर रहे हैं अपने माइजरेबल लाइफ के लिए, अपने दयनीय जीवन के लिए। सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज मीनिंगफुल, इसीलिए इस कविता का शीर्षक अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है एंड जस्टिफाइड, और जस्टिफाइड भी है, यानी कि संतोषजनक भी है, इसको न्यायोचित तरीके से जस्टिफाइड भी करती है, अर्थात इस कविता का शीर्षक सही। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट आइडिया इज रिपीटेड 3 टाइम्स इन द पोएम। इस कविता में कौन से विचार हैं जो 3 बार रिपीट किए गए हैं। आखिर इस कविता में ऐसा क्या है जो 3 बार रिपीट किया गया है, वो कौन सा विचार है। व्हाट आइडिया इज रिपीटेड 3 टाइम्स इन द पोएम, कौन से विचार हैं जो इस कविता में 3 बार रिपीट किए गए हैं। डज इट हेल्प टू इनेक्ट द थीम ऑफ द पोएम, क्या यह 3 बार रिपीट करना विचार को, इस कविता के भाव को इनेक्ट करता है, तो यानी कि इस कविता को जो है वो प्रभावी बनाता है। तो देखते हैं कि वो 3 बार रिपीट क्या किया गया है और क्या वह कविता को प्रभावी बनाता है या नहीं बनाता है। तो क्या होगा, तो द पोएट W.B. Yeats है, जो कवि हैं W.B. Yeats, हैज कैरेक्टराइज्ड द लाइफ ऑफ एन ओल्ड पेंशनर, वह एक ओल्ड पेंशनर के चरित्र को, जीवन को चरितार्थ करते हैं। हु हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसके पास जीवन के तीनों पड़ावों का अनुभव है। ही इंजॉयड हिज यंग एज, वह अपने युवा अवस्था का आनंद ले चुका है। लाइफ सो मच, बहुत अधिक। ही लव्ड ब्यूटी एंड पॉलिटिक्स, और वह प्रेम करता है किससे, तो सुंदरता से और पॉलिटिक्स से, राजनीति से। राजनीति से प्रेम करने का मतलब हुआ कि वह राजनीति की बातें किया करता है। तो वो जब वह युवा व्यक्ति है तो वह राजनीति की बातें किया करता है और सुंदरता से प्रेम करता है। नाउ इन कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन समय के साथ साथ, ही हैज़ बिकम ओल्ड लाइक अ ब्रोकन ट्री, वह समय के साथ साथ बूढ़े अवस्था में तब्दील हो गया है, अर्थात वो व्यक्ति अब बूढ़ा हो गया है। एंड लाइक अ ब्रोकन ट्री, और अब उसकी अवस्था एक टूटे हुए पेड़ की तरह है, एक खूंट पेड़ की तरह है। ही फील्स हिमसेल्फ बीइंग निग्लेक्टेड बाय ऑल, और वह महसूस करता है कि वह सबके द्वारा निग्लेक्ट किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। His face is now disfigured, अब उनका जो चेहरा है वो डिसफिगर्ड हो गया है, अर्थात अब उनके चेहरे पर वो सुंदरता नहीं। एंड possesses an अनइम्प्रेसिव अपीयरेंस, और अब उनका हाव भाव जो है वो अनइम्प्रेसिव अपीयरेंस में बदल चुका है, अर्थात अब जो है वो अपने प्रभाव से किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। अब उनका हाव भाव अनइम्प्रेसिव हो गया है, अर्थात अप्रभावी हो गया है। अब उनके हाव भाव ऐसे हैं बूढ़े अवस्था में चले जाने के बाद, कि उनकी बूढ़ी अवस्था में जाने के बाद अब उनके जो हाव भाव है उससे कोई प्रभावित नहीं होते हैं। अब व्यक्ति युवा होता है तो प्रभावित होता है, भाई युवा है तो मोटरसाइकिल पर बैठ गया तो सीधा नहीं जाएगा, एकदम जूम जूम करते जा रहा है कि नहीं, तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, एक्शन दिखा रहा है। मौत का कुआं है, अब वहाँ पर 2 जो है वो कर्तव्यबाज अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, एक मोटरसाइकिल लेके अपना भी घुस गया, वो भी चला रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, युवा व्यक्ति है और 2 जो है वो नृत्य करने वाले व्यक्ति नृत्य कर रहे हैं, और तब तक तीसरा व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ है वो खड़ा हो गया, वो देख रहा है जो ऑर्केस्ट्रा, अब वो भी डांस करने लगा। या सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक नृत्य का प्रदर्शन करने लगा, एनर्जी है ना, और घंटों तक डांस किया, घंटों तक नृत्य किया और उनको क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो वैसे में व्यक्ति उससे क्या होगा, प्रभावित होगा। लेकिन अगर व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, उसमें एनर्जी की कमी हो जाए, ऊर्जा न रहे, तो वह अपने क्रियाकलापों से किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाता है। वही बताया गया है कि इनका फिगर तो डिसफिगर हुआ है, एंड पोसेसेस एन अनइम्प्रेसिव अपीयरेंस, और अब जो है वो अनइम्प्रेसिव अपीयरेंस भी हो गया है, अर्थात अब इनसे कोई प्रभावित नहीं होता है। सो ही इज़ हाईली डिसग्यूस्टेड, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा जो है वह डिसग्यूस्टेड है, बहुत ज़्यादा चिंतित है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार टाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
मच मिस हैपनिंग विथ हिम, समय ही इसके लिए जिम्मेवार है जो उनके साथ दुर्व्यवहार की है, अर्थात अच्छा व्यवहार नहीं की है। समय ही है जो इनके साथ दुर्व्यवहार की है और इन सब का कारण केवल और केवल समय। टाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मिस हैपनिंग विथ हिम, समय ही है जो इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार की है। ही एक्सप्रेसेस हिज अनॉयंस, वो अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हैं, सेइंग, कहते हुए, आई स्पिट इनटू द फेस ऑफ टाइम दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी, मैं स्पिट करता हूँ समय को या समय के चेहरे पर, दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी, जिसने मुझे क्या कर दिया, ट्रांसफिगर्ड कर दिया, जिसने मुझे बदल दिया, अर्थात जिसने मेरी अवस्था को क्या कर दिया, बदल दिया। अब मुझे जो है वो मेरे दोस्त नहीं मिलते हैं, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, कोई महिला मुड़ मुड़ करके मुझे नहीं देखती है, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो मैं ऐसे समय के चेहरे पर जो है वो स्पाइट करता हूँ, दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी, जिसने मुझे बदल दिया है। द वर्ड, जो शब्द है जो बार बार रिपीट किया गया है, ट्रांसफिगर्ड मी, वो शब्द है ट्रांसफिगर्ड मी, मुझे बदल दिया, इज रिपीटेड 3 टाइम्स, और यह शब्द 3 बार रिपीट किया गया है इन द पोएम, कविता में, एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता के भाव को स्पष्ट करने में। यानी कि जो वर्ड है ट्रांसफिगर्ड मी, वो इस कविता में कितनी बार रिपीट किया गया है, 3 बार रिपीट किया गया है इन द पोएम, इस कविता में, एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है शब्दों को बार बार रिपीट करना 3 बार इन द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता के भाव को व्यक्त करने में। और इस तरीके से आज की क्लास में केवल क्वेश्चन नंबर 7 तक, इसके आगे देखेंगे हम लोग अगले क्लास में।